हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हर एक एग्जाम का सक्सेस मंत्र होता है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। इसीलिए मैं ऐसी क्विज लेकर के आई हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज सेशन, जो कि बेस्ड है अथॉरिटी पे। एंड इसमें आपको कुछ ब्राउन से रिलेटेड चीजें भी मिल जाएंगी, रेड क्लिप ब्राउन। तो ये जो सारे एमसीक्यू हैं ये सारे इग्नू कंटेंट बेस्ड है, मैंने वहीं से लिए हुए हैं ये एमसीक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं की वो व्यवस्था है जिससे सामूहिक क्रियाएं संभव होती हैं। ये किसका विचार है? ऑप्शन है रेमंड फर्थ, रेडक्लिफ ब्राउन, कॉम्टे, लेविस्ट्रॉस। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप में भेद करते हुए किसने संरचनात्मक रूप को अपेक्षाकृत स्थायी सामाजिक नियमों में प्रतिबिंबित होता हुआ माना है? ऑप्शन है ब्राउन, मेलानोवस्की, वांस प्रिचार्ड, क्लिफोर्ड गेट्स। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय समाज को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना होगा, जिसे एक समाजशास्त्री ने अस्तित्व की अनिवार्य दशाएं कहा है। ऑप्शन है नार्डल, स्पेंसर, कॉम्टे या फिर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने अपने प्रकारवादी विश्लेषण में कहा कि प्रकार की अवधारणा में संरचना की धारणा निहित होती है, जिसमें इकाइयों के संबंधों का समुच्चय और अंगभूत अवयवों की गतिविधियों से बनी जीवन प्रक्रिया से अनुरक्षित संरचना की निरंतरता शामिल होती है? ऑप्शन है दुर्खीम, मेलानोवस्की, ब्राउन एंड पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य तथा दुष्प्रकार्य को किस अवधारणा से संबोधित किया? फंक्शन, डिसफंक्शन, यूनोमिया एंड डिस्नोमिया, एनोमिया एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समूह की दूसरे व्यक्तियों अथवा समूहों के आचरण को अपनी इच्छा अनुसार सुधारने अथवा उनके आचरण को अपनी अनिच्छा के अनुसार बदलने से रोकने की क्षमता है। ऑप्शन है वेबर, मार्क्स, टॉनी, फुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्ता के संबंध में सही है? सत्ता लोगों के बीच अधीनता और अधिकार का संबंध बताती है। सत्ता एक सापेक्ष अवधारणा है। ये संबंधों में विषमता उत्पन्न करती है। ये व्यक्तिगत है। सॉरी, यहां पे गलत टाइप हो गया है, सही नहीं है। संबंध में सही नहीं है, ठीक है, संबंध में सही नहीं है, इसको ठीक से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का आधार वर्ग प्रतिष्ठा है, किसने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया? टॉनिज, ई ए रॉस, पार्सन्स या फिर कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शक्ति को वैधता मिल जाती है तो उसे कहते हैं अधिकार, प्रभुता, सत्ता या फिर वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कारिक सत्ता व्यक्तिगत विशेष गुणों में होती है, हस्तांतरित होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मिलती है, उपरोक्त सभी। प्रत्येक संगठन प्रारंभ में चाहे लोकतांत्रिक क्यों न हो, उनमें कुलीन तंत्र उत्पन्न हो जाता है। किसने अपने सिद्धांत कुलीन तंत्र के कठोर नियम में इस विचार को रखा? ऑप्शन है वेबर, ई ए रॉस, मार्क्स, रॉबर्ट माइकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता मानवकर्ताओं को कार्य करने के अन्य तरीके और विकल्प उपलब्ध कराती है। ल्यूकॉस, वेबर, पार्सन्स, जेटलिन। सत्ता को अंतर व्यवहार के संबंध में निर्भरता और प्रभुता के रूप में किसने परिभाषित किया? ल्यूकॉस, स्टीवर्ट, गिडेंस, ई ए रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के अनुशासनात्मक प्रारूप में सत्ता को नियंत्रण और पराधीनता से किसने जोड़ा है? गिडेंस, फुको, हेबरमास या फिर स्टीवर्ट। लास्ट क्वेश्चन है, सत्ता के तीन प्रकार पारंपरिक, वैधानिक, चमत्कारिक सत्ता का वर्णन किया है मार्क्स, वेबर, गिडेंस एंड फुको। किसने किया है? तो अब हम देख लेते हैं विथ एक्सप्लेनेशन हमारे क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन था आपका, सामाजिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं से मिलकर के बना है जहां पे सामूहिक क्रियाएं संभव होती हैं। तो ये किसने कहा था? तो व्यक्तियों से जोड़ा था संगठन को और सामूहिक क्रियाओं से जोड़ा था संगठन को आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने। इन्होंने कहा था कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर के बनता है, प्लस वहां पे सामूहिक अंतः क्रियाएं होती हैं, तो उसी को हम सामाजिक संगठन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप में भेद करते हुए। तो पहले ही आपको आंसर मिल गया कि सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप को अलग अलग बताया, प्लस संरचनात्मक रूप को बताया कि ये अपेक्षाकृत स्थायी होता है क्योंकि इसमें सामाजिक नियम होते हैं। तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने। इन्होंने सामाजिक संरचना को बताया अलग चीज है और संरचनात्मक रूप को बताया अलग चीज है। संरचनात्मक रूप में इन्होंने कहा कि जो सामाजिक नियम होते हैं वही संरचनात्मक रूप है, और चूंकि सामाजिक नियम थोड़ा सा स्थायी होते हैं इसीलिए इनको अपेक्षाकृत स्थायी धारणा कहा। तो इसका आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानवीय समाज को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना होगा जिसे एक समाजशास्त्री ने अस्तित्व की अनिवार्य दशाएं कहा है। तो समाज को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अस्तित्व की अनिवार्य दशाएं, ये वर्ड यूज किया था रेडक्लिफ ब्राउन ने। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने अपने प्रकारवादी विश्लेषण में प्रकार की अवधारणा में संरचना की धारणा को बताया और इकाइयों के संबंधों का समुच्चय और अंगभूत अवयवों की गतिविधियों को बताया संरचना में, और कहा कि संरचना में निरंतरता होती है। तो संरचना में निरंतरता होती है, उसमें परिवर्तनशीलता होती है, प्लस ये इकाइयों के संबंधों से मिलकर के बनी होती है, छोटे छोटे अंगों से मिलकर के, उनके समुच्चय से मिलकर के बनी होती है। ये सारी चीजें बताई आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने। राइट आंसर है सी। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य और दुष्प्रकार्य को किस अवधारणा से संबोधित किया था? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य के लिए वर्ड यूज किया यूनोमिया, और जहां पे दुष्प्रकार्य होगा यानी कि अव्यवस्था फैलेगी उसके लिए इन्होंने यूज किया डिस्नोमिया। यूनोमिया व्यवस्था का प्रतीक है, डिस्नोमिया दुष्प्रकार्य यानी कि अव्यवस्था का प्रतीक है। यहीं पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया था अनुष्ठान विलाप, उसको भी इन्होंने इसी अपने यूनोमिया और डिस्नोमिया के कॉन्सेप्ट से जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सत्ता एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समूह की दूसरे व्यक्तियों अथवा समूहों के आचरण को अपनी इच्छा अनुसार सुधारने या फिर उनके आचरण को अपनी अनिच्छा के अनुसार बदलने से रोकने की क्षमता है। ये किसने कहा है? तो ये जो परिभाषा है ये टोनी की है। इन्होंने कहा था कि जब कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार सामने वाले की इच्छा को या तो बदल सकता है या उसको अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसको रोक सकता है, तो ये सारी चीजें अगर वो कर सकता है तो वो सत्ता है, ये बताया था आपके टोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्ता के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? सत्ता लोगों के बीच अधीनता और अधिकार का संबंध बताती है, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कुछ लोग अधीन होते हैं, कुछ लोगों को अधिकार मिला होता है। सत्ता एक सापेक्ष अवधारणा है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। सत्ता में विषमता आती है संबंधों में, तो ये भी सही बात है। लेकिन गलत क्या है कि सत्ता व्यक्तिगत होती है। सत्ता व्यक्तिगत नहीं होती है, शक्ति व्यक्तिगत होती है। पावर व्यक्ति में निहित होती है, सत्ता हमेशा पद में निहित होती है। तो ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सत्ता का आधार वर्ग प्रतिष्ठा है, किसने अपने सिद्धांत में ये स्पष्ट किया? तो सत्ता का आधार वर्ग प्रतिष्ठा है। अगर वर्ग प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो अगर ऑप्शन में वेबर है तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा इस पे जोर दिया है, लेकिन अगर वेबर नहीं है तो फिर आपके E.A. रॉस, इन्होंने बताया कि सत्ता का आधार वर्ग प्रतिष्ठा है और जिस वर्ग की प्रतिष्ठा अधिक होती है उसको ज्यादा सत्ता प्राप्त हो जाती है, वो ही ज्यादा प्रॉस्परस माना जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा E.A. रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब शक्ति को वैधता मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो शक्ति को वैधता मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं सत्ता। शक्ति का वैध रूप ही है सत्ता, यानी कि उसको जब वैधानिक रूप से मान्यता मिल गई, सारे लोग उसको मानने लगे, तो वो हो गई सत्ता। वो फिर एक पद से जुड़ जाती है तो उसको वैधता मिल जाती है। चमत्कारिक सत्ता
क्या क्या चीजें होती है चमत्कारिक सत्ता में? चमत्कारिक सत्ता, अगर आप ऑप्शन देखें तो ये ना तो हस्तांतरित होती है, ना ही विधि द्वारा स्थापित होती है, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। कौन सा राइट होगा इसका? चमत्कारिक सत्ता व्यक्तिगत विशेष गुणों में निहित होती है, क्योंकि वो एक व्यक्ति से रिलेटेड होती है ना, क्योंकि उसके अंदर गुण होते हैं कुछ ऐसे कि लोग उसको फॉलो करते हैं, तो ये व्यक्तिगत विशेष गुणों से होती है निहित। और हस्तांतरित अगर हो गई तो वो पारंपरिक हो गई, विधि द्वारा स्थापित हो गई तो फिर वो तार्किक हो गई या फिर वैधानिक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रत्येक संगठन प्रारंभ में चाहे लोकतांत्रिक क्यों न हो, उसमें बाद में कुलीन तंत्र उत्पन्न हो जाता है। तो किसकी थ्योरी थी? कुलीन तंत्र का कठोर नियम। तो ये जो थ्योरी थी कुलीन तंत्र का कठोर नियम, ये थे रॉबर्ट माइकल्स। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कुलीन तंत्र का कठोर नियम। इसमें इन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर जन्म से ही ये जो प्रभुत्व वाली चीजें होती हैं, प्रभुत्व जमाना, सत्ता हथियाना, ये सारी चीजें होती हैं। मतलब कि स्टार्टिंग में आप कितना भी वो हो जाओ, लेकिन फिर बाद में आपको कुलीन तंत्र वाला नियम फॉलो करना ही पड़ता है, वो चीजें आ ही जाती हैं। तो आपका स्टार्टिंग में भले ही आप लोकतांत्रिक हो, लेकिन बाद में वो कुलीन तंत्र आ ही जाता है। तो इसी में इन्होंने कहा कुलीन तंत्र का कठोर नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सत्ता मानवकर्ताओं को कार्य करने के अन्य तरीके बताती है, अन्य विकल्प उपलब्ध करवाती है। तो ये आपका कहना था ल्यूकास का। इन्होंने कहा कि जब किसी के पास सत्ता होती है तो उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि वो एक ही कार्य को कई तरीके से कर सकता है। मतलब मुझे पढ़ाना है तो मेरे पास कई सारे तरीके हैं कि मैं आपको कई तरीके से पढ़ा सकती हूँ। प्लस मेरे पास ऑप्शंस भी होते हैं, विकल्प भी होते हैं कि मैं चाहूँ तो आपको पढ़ाऊँ या चाहूँ तो ना पढ़ाऊँ। मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास विकल्प है। जैसे कोई गवर्नमेंट का आपका बहुत बड़ा अधिकारी है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो एक ही काम को कई तरीके से कर सकता है, प्लस वो चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे, तो उसके पास ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है, तो ये कहना था ल्यूकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सत्ता को अंतर व्यवहार के संबंध में निर्भरता और प्रभुता के रूप में किसने बताया है? तो इंटरैक्शन के साथ साथ अंतर निर्भरता और प्रभुता ये बताया था गिडन्स ने कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हो जाते हैं इंटरैक्शन में, और प्लस वो उनके अंदर प्रभुता वाली चीजें भी होती हैं। मतलब कि एक कोई उन पे शासन करता है और बाकी लोग उसके अधीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सत्ता के अनुशासनात्मक प्रारूप में सत्ता को नियंत्रण और पराधीनता से किसने जोड़ा है? तो सत्ता को नियंत्रण और पराधीनता से जोड़ा है आपके फूको ने। इन्होंने शक्ति और सत्ता दोनों को ज्ञान से जोड़ दिया कि जिसके पास ज्ञान अधिक होगा उसी के पास शक्ति होगी और फिर वो नियंत्रण कर लेगा बाकी लोगों पे और बाकी लोग उसके पराधीन हो जाएंगे। तो नियंत्रण और पराधीनता से सत्ता को जोड़ दिया फूको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सत्ता के 3 प्रकार पारंपरिक, वैधानिक और चमत्कारिक का वर्णन किसने किया था? तो ये तो सबको ही पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था आपके वेबर। इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता बताई थी, पारंपरिक, वैधानिक और कौन सी थी? चमत्कारिक। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। कल था 1 मई और कल हमारे ग्रुप में एक क्विज हुई थी। 2 ग्रुप्स के बीच में हमने 2 ग्रुप बनाए थे जिसमें 10-10 मेंबर्स हम लोगों ने लिए थे। तो टीम ए एंड टीम बी के बीच में बहुत ही शानदार क्विज हुई थी। दोनों ही टीम की तरफ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए और दोनों ही टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो देख लेते हैं कौन कौन से थे उसके मेंबर्स। तो टीम ए की तरफ से लीड कर रही थी विनीता कनौजिया। उसके बाद इन्होंने कोमल को अपनी तरफ से अपॉइंट किया था, तो फिर उन्होंने टीम लीडर की तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया। ऋषिका रॉय, सुमित कुमार, दीपक कनौजिया, सोफिया कमाल, और इन्होंने अपना नेम नहीं लिख रखा बट इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। हरजीत कुमार और लीडर कुमार, मुझे ये लोग टीम ए के थे। तो टीम बी में कौन कौन से लोग थे? टीम बी में थे दीपक, सपना रॉय, भारती शर्मा, अलका पांडे, इंदु दहिया, नीलू पांडे, डॉक्टर जोहरा, पूजा रॉय और सलोनी। और इस टीम को लीड कर रहे थे जय। ये थे इनके टीम लीडर। तो दोनों ही टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दोनों ही टीम के क्वेश्चंस देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल वो लोग एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन करके, बहुत अच्छे से उनकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत ही अच्छा जा रहा था और एक दूसरे को
बिल्कुल मतलब हराने के मोड में। मुझे तो लास्ट तक पता नहीं चल रहा था कि कौन इसका विनर होने वाला है, बट लास्ट में बिल्कुल एक क्वेश्चन से, बिल्कुल एट लीस्ट, जैसे होता है ना क्रिकेट में लास्ट बॉल पे, सेम थिंग कल के क्विज में हुआ। लास्ट में एक क्वेश्चन पे टीम ए को +4 मार्क्स मिले और फिर विनर टीम जो थी वो थी टीम ए। बट कल की क्विज में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि दोनों ही टीम के बीच में टीम स्पिरिट देखने को मिली। दोनों ही टीम के मेंबर आपस में मिल करके खेल रहे थे और बिल्कुल जैसे आप किसी कंपटीशन में बैठते हो, सेम थिंग मुझे उन लोगों के बीच में दिखाई दे रही थी। एक नॉलेज का भंडार मुझे उनके बीच में दिखाई दे रहा था, जो कि मुझे उनके प्रिपरेशन लेवल से पता चल रहा था कि हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों ही टीम के क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा था और सबने मिल करके पार्टिसिपेट किया, टीम बी ने भी एंड टीम ए ने भी। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई एवरी स्टूडेंट। सब बहुत 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 टैलेंटेड हैं एंड सब बहुत अच्छे हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही मेहनत करते रहिए एंड जैसे कल का जुनून दिखा था मुझे, ऐसे ही अगर आप बिल्कुल लग जाओगे पैशनेट होके अपने जेआरएफ की तरफ, तो फिर आपसे आपका गोल कोई छीन ही नहीं सकता है। कल मुझे वो पैशन आपके अंदर दिखा था कि हाँ मुझे विनर बनना है, तो सेम थिंग यही पैशन मैं देखना चाहती हूँ जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मुझे जेआरएफ लेना ही लेना है। अगर ये चीज़ आ गई आपके अंदर तो फिर आपका जेआरएफ आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये स्पिरिट अपने अंदर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।